दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट पीएचडी क्लासेस में। दोस्तों इस चैप्टर में हम मराठा राज्य का उदय, शिवाजी के बारे में और इसके आने वाले उत्तराधिकारियों के बारे में विस्तृत ढंग से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले कि अगर चैप्टर 12 तक या क्लास 6 का SCERT का पूरा बुक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो आपका आने वाला BPSC शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर लेवल और माध्यमिक लेवल दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो चैनल पे लगातार बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। मराठा शक्ति का उदय कोई एक व्यक्ति के बस का बात नहीं था या कोई एक समूह के बस की बात नहीं थी, बल्कि इसका जो आधार था, इसकी जो सभी लोग महाराष्ट्र के जो संपूर्ण निवासी थे उन लोगों की सबकी मानसिकता यही थी, ठीक है, कि हम पूरे विश्व पटल पर या भारत पर, ठीक है, क्या करेंगे, अपने आप को उदय करेंगे, यानी कि हमारा भी एक नाम होगा, ठीक है, और हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया, जन्म दिया, ठीक है। इनकी जाति भी अलग थी, भाषा भी अलग थी, धर्म, ठीक है, कहीं ना कहीं सबसे अलग था, साहित्य था, निवास स्थान भी अलग था। तो इस वजह से क्या किया कि इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हम एक दूसरे ग्रुप में आएंगे, ठीक है, हमारा एक अलग पहचान होगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित करने का कोशिश किया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतों में भी गहरा असंतोष था। कहने का मतलब औरंगजेब की जो नीतियाँ थीं, ठीक है, उत्तर भारत में उससे अव्यवस्था फैली हुई थी और दक्षिण भारत में भी मुस्लिम रियासतों में भी ऐसा ही क्या था, सभी लोगों में सामंजस्य की भावना नहीं थी, लोग एक दूसरे से अनबन रहते थे। तो सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज, कस्टम्स और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में क्या किया, सबको इकट्ठा किया, सबको बांधा। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा तथा नेता मिल गया, ठीक है। कहने के मतलब जो एक भावना थी, रामदास, तुकाराम और एक नाथ जैसे संतों ने क्या किया, उसको आगे की ओर फैलाया और उन्हीं से प्रेरित होकर के शिवाजी, ठीक है, एक वीर योद्धा के रूप में आगे निकल करके आए। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों शिवाजी के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे, ठीक है। इनका जन्म अप्रैल 1627 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिवनेर के दुर्ग में। पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माताजी का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था, जीजाबाई। शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। कहने का मतलब इनके जो पिता थे वो अहमदनगर के निजाम के यहाँ और बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे, ठीक है, जिसे पूना भी कहते हैं, इसको क्या कर रखा था, दे दिया था। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वो दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, ठीक है। जब आप एबल हैं, सक्षम हैं, ठीक है, तो आप किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहेंगे। सेल्फ निर्भरता किसको नहीं पसंद है, ठीक है। किसी के अंडर में रहोगे, किसी के दबाव में रहोगे तो उसका पूरा कहना मानना पड़ेगा और वो जैसा चाहेगा वैसा काम करवाएगा तुमसे, ठीक है। तो ये शिवाजी को ये बात अच्छी नहीं लगी। खुद का राज्य क्यों न बना ले, ऐसा शिवाजी के मन में पहले से ही था। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया, ठीक है। तो शिवाजी के आसपास कि जो भी राज्य थे या जो भी क्षेत्र थे उनको क्या कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। पूना के आसपास कई पहाड़ी किलाओं को भी जीता और नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग, ठीक है, रायगढ़ का दुर्ग, यही है दोस्तों रायगढ़ का दुर्ग। इसका निर्माण शिवाजी ने कराया था। किसने करवाया था, शिवाजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रायगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, शिवाजी ने करवाया था।
शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर, अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। ये इतना आसान नहीं था, ठीक है, कि स्वतंत्र राज्य हम बना लेंगे और सुल्तान चुपचाप बैठा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर के सुल्तान आराम से बैठे रहेंगे और दिल्ली के मुगल बादशाह हमको कुछ नहीं कहेंगे, तो इनसे भी संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये एक कहानी के रूप में, ठीक है। बहुत बढ़िया कहानी है दोस्तों, आप भी लोगों के बीच में जाइए, सुनाइएगा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया था। अब आइए देखते हैं आगे की कहानी। अफजल खां अपने पहरेदारों के साथ पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने चल दिया। शिवाजी ने कहा था, सेना मत लाना, डरपोक कहीं का, ठीक है। शिवाजी ने कहा था कि सेना मत लाना, डरपोक कहीं का। ये किसने कहा? अफजल खां कहता है। शिवाजी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने चल दिए। अफजल खां क्या कहते हैं? तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, आओ बेटे मुझसे गले मिलो। कौन कहता है? अफजल खां। अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाया और अपना खंजर शिवाजी को मारने के लिए उठा लिया, ठीक है। कहने का मतलब कमर में खंजर लगाए हुए थे और फिर क्या कर लिया, उसको निकाल करके शिवाजी को मारने के लिए तत्पर हो गए। शिवाजी सोचते हैं, अरे ये तो मुझे मारना चाहता है। शिवाजी ने खंजर झपट लिया, हाथ में पहने बगनक अफजल खां के पेट में घोंप दिया। ये था दोस्तों बगनक, ठीक है। बगनक का मतलब बाघ के नाखून के जैसा होता है, ठीक है। वो लोहे स्टील का ही बना होता है, उसको पहन लिया, ठीक है। और फिर क्या कर लिया, उसके पेट में घोंप दिया। फिर यह क्या कहते हैं, या अल्लाह। और इस तरह शिवाजी ने अफजल खां को अपनी चालाकी से और साहस से क्या कर दिया, टपका दिया। बगनक से पेट में मारा और फिर उसको जो खंजर था झपट लिया, वो भी पेट में घोंप दिया। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को भी भेजा था। शिवाजी ने उसे भी क्या कर दिया, परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ थे दोस्तों। बीजापुर के सुल्तान ने क्या भेजा था, अफजल खां को भेजा था। और दूसरा चीज़, औरंगजेब के जो सूबेदार थे, ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसको भी परास्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी के पास भेजा। जय सिंह के समझाने बुझाने पर औरंगजेब से संधि करने के लिए शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए। वहाँ शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया। कहने का मतलब किसी के दबाव में, डर कह सकते हैं, या डरपोक तरीके से नहीं गए, ठीक है। सीना ताने, आवाज़ बुलंद, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हुआ, औरंगजेब को पसंद नहीं आया। और फिर क्या कर लिया, उनको शिवाजी को क्या कर लिया, कैद कर लिया, बंदी बना लिया। शिवाजी औरंगजेब की इस कैद से एक योजना बना करके निकल गए। इसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर लिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता कि सूरत पर आक्रमण कब किया था? 1670 ईस्वी में। कब किया था? 1670 ईस्वी में। और शिवाजी का रायगढ़ दुर्ग में एक पंडित था, गंगा भट्ट। कौन था? गंगा भट्ट था। उसके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करवाया। किसकी उपाधि धारण करवाया? छत्रपति। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर, सूरत में स्थित से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे फैला हुआ था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का शासन प्रबंध देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति, लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना किया, ठीक है। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। कौन, कितने मंत्री नियुक्त किए थे? 8। इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान का आशय 8 मंत्री से है। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद महत्वपूर्ण होता था।
पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था, ठीक है, यानी कि पूरा वित्त की यानी कि फाइनेंस पैसे की और सामान्य प्रशासन कौन देखता था? पेशवा। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और अस्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था किया था। उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक जहाजी बेड़ा भी बनाया था। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ, क्या था? चौथ का मतलब होता है दोस्तों आय का चौथा हिस्सा। क्या था? आय का चौथा हिस्सा। और सरदेश मुखी क्या था दोस्तों? सरदेश मुखी था आय का 10वां हिस्सा था। क्या था? आय का 10वां हिस्सा। ये सब किससे वसूलना शुरू किया? जो अपने राज्य के पड़ोस के जो मुगल क्षेत्र थे, ठीक है। चौथ मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग था। क्या था? मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से क्या करते थे? वसूलते थे। क्या था? ठीक है। सरदेश मुखी क्या था? जो अपनी संपूर्ण आय का 10वां भाग था, ठीक है, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से क्या करते थे? वसूल करते थे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है थोड़ा। सरदेश मुखी आय का तो 10वां हिस्सा है तो सबको पता हो जाएगा, लेकिन ये मराठे जो है सारे क्षेत्र से वसूल करते थे संपूर्ण आय का 10वां भाग, ठीक है। और चौथ क्या था दोस्तों? ये अपने राज्य के जो पड़ोस के जो मुगल क्षेत्र थे, ठीक है, उससे जो कुल लगान होती तो उससे 1/4 भाग क्या करते थे? ये अतिरिक्त कर के रूप में उससे वसूल कर लेते थे। नहीं तो उसकी फसल को क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे, परेशान करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन ये है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री। अमात्य मजूमदार, ठीक है। मंत्री वाकया नवीस के नाम से। सचिव सुरुनवीस। सुमंत दबीर। सेनापति सरे नौबत। पंडित राव, ठीक है। पंडित राव क्या थे दोस्तों? पुरोहित। और न्यायाधीश जो न्याय वगैरह करते थे, ठीक है। तो ये थे अष्टप्रधान, ठीक है। ये आपसे दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। सरे नौबत क्या था इसमें से? समझ में आया? पेशवा का पद था, अमात्य का पद था, या वित्त व्यवस्था जो देखता था, या सेनापति था। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप अपना टिक लगा ले जाएंगे। आगे आइए देखते हैं। इलाकों पर पुनः अधिकार किया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। अब वो मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों को लगातार गोरिल्ला तो या छापामार युद्धों में व्यस्त रखा, ठीक है। गोरिल्ला या छापामार युद्ध क्या था दोस्तों? हमने बताया था आपको, लेकिन फिर से यहाँ पे देख लीजिए। सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या क्या थी? कम होती थी। ये शत्रु के सामने युद्ध न करके पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते थे, ठीक है। सेना यहाँ चुपके से गए, हमला कर दिया और फिर क्या हो गया? जंगलों में छिप गए। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। शिवाजी ने एक काम और भी किया था दोस्तों, जैसे यहाँ पे सेना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इधर मुगल सेना है। तो शिवाजी क्या करते थे? यहाँ पे छिप करके क्या करते थे? तंबू वगैरह लगा देते थे, ठीक है। यहाँ धुआं वगैरह सुलगा देते थे, या रसोई पे कुछ चढ़ा दिए, धुआं निकल रहा है। अब मुगल सैनिक क्या सोचेंगे कि यहीं पर ये लोग हैं, और इधर पीछे से आकर के यहाँ पे क्या कर दिया? ठोंक दिया उनको, जाइए आराम से ऊपर मौज करिए। तो ऐसे ही क्या कहता है? ये भी छापामार युद्ध प्रणाली में आता है, या छद्म युद्ध कहते हैं इसको। मराठा संगठन। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम को जानते हैं दोस्तों? जिनकी एक मूवी भी बन चुकी है, बाजीराव मस्तानी, ठीक है। उसको जाइए देखिएगा, बहुत ही मस्त मूवी है।
इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, बाजीराव प्रथम मालवा और गुजरात पर इसने विजय स्थापित किया था और मराठा साम्राज्य का क्या किया, विस्तार था किसकी किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण था, यानी कि सबको एक सूत्र में बांधा। मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में क्या कर दिया, बांट दिया कि जाइए आप भी शासन कीजिए। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिल्ली जी गायकवाड़, इंदौर के मल्हाराव होलकर, ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वह अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को देनी पड़ती थी। इन समय मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। ठीक है, कहने का मतलब ये राज्य तो स्वतंत्रपूर्वक दे दिए गए, लेकिन एक रकम भी देनी पड़ती थी और जो कभी युद्ध होता था तो फिर अपने सैनिकों को भी इस युद्ध में भेजना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का संगठन मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया कौन था, पेशवा था। कौन था, पेशवा। बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर, औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब इसने भी अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार किया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ता चला गया और अपने अंडर में सबको करते गए। राजपूत, जाट, रुहेले, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, पानीपत का तीसरा युद्ध आवश्यक हो गया। ठीक है, अफगान लोगों ने किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था दोस्तों, इसमें बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ठीक 30 साल बाद 1556 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। इस युद्ध में भी क्या हुआ था, अकबर विजयी हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों था ये, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध भी। मराठों ने पंजाब पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिसे अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। ठीक है, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई इन लोगों की। ठीक हुआ, इनके अंडर में आता था, पड़ोसी राज्य में था ये। ठीक है, जब वहाँ पे कब्जा हो ही गया था तो एक राज्य और न क्यों जीत लिया जाए। और फिर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का उस पर अधिकार था। ठीक है, तो अब्दाली ने रुहेले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, उसको अधिकार भी कर लिया और दिल्ली की ओर भी आगे बढ़ लिया। 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत, सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला। ठीक है, उसको अपने अंडर में ही क्या कर लिया था, वो दबा लिया था, या कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली से ये लोग डरते थे। और अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया, इस युद्ध में विजयी हो गया। अहमद शाह अब्दाली की जीत का कारण एक कारण था, ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थी, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे क्या हो जाता है, भगदड़ मच जाता है। ठीक है, जब सामना नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगा। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसमें वे अभ्यस्त नहीं थे। ठीक है, आप अभ्यस्त नहीं थे।
ठीक है, ये भी एक आपकी हार का कारण माना जाता है। ठीक है, कि आप गोरिल्ला युद्ध के स्थान पर क्या किया, सामने मैदान में आकर के क्या किया, युद्ध किया। अतः युद्ध से उच्च कोटि के मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, और सबसे अधिक विरोध करने वालों में से जो थे दोस्तों, वो मराठा सरदार ही थे, मराठा की पेशवा ही थे, जो कि अंग्रेज़ों का विरोध किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पीसीएस में आया हुआ एग्जाम है कि सबसे अधिक अंग्रेज़ों का, अंग्रेजी सेना का विरोध किसने किया था। 4 ऑप्शन, मराठा, ठीक है, मुगल, सुल्तान, ऐसे 3-4 ऑप्शन बना के दे देगा और फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, मराठा होगा। क्या होगा, मराठा, और कोई भी इसका विरोध करने वाला नहीं था। अच्छा, आपके ऑप्शन में राजपूत भी दे देगा, ठीक है, सिख सरदार भी देगा, सिख भी दे देगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, मराठा। क्या होगा, मराठा। तो ये था दोस्तों आपके बीच में चैप्टर 13। ठीक है, आई होप दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए हर ज़रूरतमंद के पास। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा क्लास 6, 7, 8 में पढ़ता है इस वीडियो के बारे में उसको बताइए और उससे प्रश्न पूछिए कि वो पढ़ता है कि बस केवल क्लास आता है और जाता है। ठीक है, सारी बातें हैं दोस्तों। तो चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।